या Hello Dipesh sir, and welcome to the podcast of Paradigm Unshifted, मेरा एक छोटा सा YouTube चैनल. एंड हाय शरद। कंग्रेचुलेशंस आपका इतना बड़ा सीरीज ने जो धमाका किया है. एंड यू एज अ थैंक यू राइटर सो आई एम मच। लाइक वेरी लकी टू कि आपसे बात करने का मौका मिल रहा है. एंड बहुत बड़ा चीज है मेरे लिए ये. थैंक यू सो मच यार, प्लेजर। हाँ. थैंक यू सो मच हैविंग मी। तो आपका ना मैंने लाइक सीरीज तो पूरा देखा. बाद में आपसे जब बात हुई तो मैंने आपका ना IMDb चेक किया एंड आपके पास 13 एक्टर के क्रेडिट्स हैं और 3 राइटर के क्रेडिट्स हैं. तो हाँ। आपका जर्नी कहाँ से शुरू हुआ इनटू दिस इंडस्ट्री? आपका पहला इंस्पिरेशन क्या था कि आपको राइटर बनना है, या साइड में एक्टिंग भी आपने सीखा? एंड सुधीर मिश्रा जी का एक फिल्म में भी आपने असिस्ट किया एंड उसमें भी एक रोल यस किया. यस। आपका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो? कौन सा वो मोमेंट था जिसने आपको कहा कि लाइक आप जिसकी वजह से आप यहाँ पे पहुंचे हो? यार एक्चुअली मतलब ये बहुत पहले से डिसाइड हो गया था कि हमको पहले ये था कि हमको जर्नलिज्म में जाने का, जब हमको ये समझ में आया कि मतलब हम जर्नलिज्म में फिट होते हैं कहीं, क्योंकि थोड़ा हमें पढ़ना वढ़ना थोड़ा अच्छा लगता था चीजें, और पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो इस तरह की चीजें। बट धीरे धीरे क्या है कि रियलाइज हुआ कि मुझे हमें लगा कि मुझे मुझे लगता है मेरा मीडियम एक्सप्रेशन और क्रिएटिव वाला ज्यादा है। तो उस तरह से फिर मैंने कॉलेज स्कूल थिएटर्स वगैरह करने शुरू किए, और फिर उसके बाद मैं दिल्ली में थिएटर किया। और दिल्ली में थिएटर करते हुए, बल्कि दिल्ली में थिएटर मैंने करने से मैं करने भी इसलिए गया था क्योंकि मुझे उस समय रियलाइज हो गया था कि मुझे फिल्में बनानी हो, डायरेक्शन करना है। हाँ. तो फिर मैंने, और मुझे उस समय बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। आई एम फ्रॉम हरियाणा, हम्म. फ्रॉम सोनीपत। ओ तो भाई. मुझे बहुत आइडिया नहीं था कि मतलब FTI और ये सारी चीजों का, तो बस ये था कि चलो मास मास कॉम कर लेते हैं। और तो फिर उसके बाद कहीं रास्ता देखेंगे कि कैसे मुंबई पहुंचा जाए। और तो फिर थिएटर करने के बाद फिर मैंने बहुत जगह अप्लाई किया, और फिर मैं भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी में, जो जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे मैंने किया। और एक दो जगह और हुआ था, बट क्योंकि मुझे भोपाल बहुत अच्छा लगता था शहर, क्योंकि मैं थिएटर करते हुए बहुत सुना था उस शहर के बारे में, तो मैं वहां चला गया और वहां पे बहुत पढ़ा, बहुत सीखा। और तब ये तब तक तय हो चुका था कि मुझे डायरेक्शन करना है। हाँ. और उस रास्ते से फिर मैं मुंबई पहुंचा, और मुंबई पहुंच के मैंने रेखा निगम मैम है, उनके साथ मैंने कॉपी राइटिंग किया उनके एज असिस्टेंट। और उसके बाद फिर मैं गजराज सर के साथ मैंने जो गजराज राव आप जानते होंगे, जो हाँ जी, हाँ काफी जी. फेमस एक्टर हैं वो, लेकिन वो उससे भी बड़े डायरेक्टर हैं। एक्टर तो कमाल के वो हैं ही, तो मैंने कमाल उनको किया. असिस्ट किया। हाँ, तो उनको मैंने असिस्ट किया। और फिर मैंने सुधीर सर को असिस्ट किया। और मैं लोग 4 साढ़े 4 साल सुधीर सर के साथ मैंने काम किया, उनसे बहुत कुछ सीखा। और फिर क्या है कि लिखता मैं काफी पहले से ही था, हम्म. पोएट्री वगैरह और इस तरह की चीजें, गाने वाने वाला तो बहुत लिखता था। तो सुधीर सर से काम करने के साथ साथ तो ये हो गया था कि अब मैं डायरेक्शन में ही अब कुछ शुरू करूंगा, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चीजें, एवीज वगैरह और इस तरह की चीजें शुरू भी कर दिए थे। बट तभी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई TVF में। मुझे पता चली कि राइटिंग के लिए एक कंपटीशन हो रहा है, और राइटिंग दे आर हायरिंग राइटर्स। तो मेरे को वो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, तो मैं TVF पहुंचा। और हालांकि मैंने सोचा था कि मैं TVF केवल 6 महीने के लिए करूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्शन में वापस आना था। तो मुझे राइट. लगा थोड़ा करूंगा और थोड़ा सा चीजें सीखूंगा और चीज देखूंगा, मैं थोड़ा सा अपने आप को मांझूंगा। और तो पर मैं वहां पहुंचा तो मुझे एक नई दुनिया दिखाई दी, और मुझे पता चला मतलब TVF का जो कल्चर है, और TVF जिस तरह की जगह है, तो मतलब जिस तरह से अरुणाब सर ने उस जगह को खड़ा किया है, या तो वो इतना कल्चर शानदार था। तो मतलब मैं तो फिर, अब मुझे 5 साल हो गए TVF में, तो मैं कभी छोड़ने का मन निकला ही नहीं नहीं है। किया मतलब. नहीं, और हाँ. मैं क्योंकि एज अ राइटर वहां हायर हुआ था, तो फिर मुझे एज अ राइटर पहले काम करना था, उसके बाद फिर बाकी चीजें थी। तो फिर ऐसे राइटिंग करते करते बहुत सारी राइटिंग की, बहुत सारी राइटिंग। TVF का अपना एक स्ट्रक्चर है, पहले आप स्केच लिखते हो, फिर आप शोज पे आते हो, फिर आप दूसरे, आप जो फील्ड से उसमें आप जाते हो। तो वो है, तो इस तरह से मेरी पूरी जर्नी रही है। ओके. यस। और उसमें आपको TVF में एज एन एक्टर भी आप काफी बार आ चुके हो शायद, है ना? तो लाइक हाँ, वो काफी कैसे? बहुत।
वो यार एक्चुअली क्या है कि मैंने, एक तो मेरा थिएटर का बैकग्राउंड था, तो ऐसे ही ओ, हम कोई स्केच कर रहे थे, तो अक्सर टीवीएफ का जो वो है क्या, क्योंकि क्या है कि हम, हमारी टीम है पूरी जिसमें सब या एक्टिंग भी करते हैं, राइटिंग भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं, तो या सब कोई सब काम कर रहा होता है। तो उससे ग्रोथ भी काफी होती है, आप या एक दूसरे की डेफिनेटली। के काम को भी समझते हो, तो इसलिए टीम बहुत अच्छी बनती है। तो ऐसे ही कोई एक कैरेक्टर किया था, तो वो थोड़ा सा ठीक लगा लोगों को। उसके बाद फिर छोटे छोटे कैरेक्टर्स में फिर कास्ट होते चले गए हम, या और तो फिर वो करना शुरू हो गया। फिर ऐसा करते करते बहुत सारे स्केचेस हो गए। फिर एक हम्म दिन एक कौशल सर का जो कैरेक्टर है, तो हम्म वो क्रैक हुआ। अप्पू जो मेरा दोस्त, जो कि डायरेक्टर भी हैं एस्पायरेंट्स के, तो वो फ्लेम्स के भी डायरेक्टर हैं। तो अप्पू हाँ और जो हमारा दोस्त है कुणाल, कुणाल आहूजा, जो राइटर थे फ्लेम्स के, तो उनको लगा कि मैं उसको कर सकता हूँ, तो उन्होंने एक ऑडिशन हाँ लिया। और उन दोनों का काफी स्ट्रांग बिलीव था कि मैं कर सकता हूँ, तो फिर मैंने ऑडिशन दिया। वो ठीक उनको अच्छा लगा, और फिर बस कौशल सर के नाम से इतना मतलब फेमस हो गया, और लोगों ने इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा पसंद किया। तो उसके हाँ बाद फिर बहुत सारा फिर मैं एक्टिंग और ये सब करता चला गया, क्योंकि थिएटर मैंने किया था, तो इसलिए मुझे कोई हिचक और उस तरह की कोई चीजें नहीं थी। हम्म तो ये है कि एक्टिंग, और अब तो बल्कि मुझे, जबकि मैं कोर राइटर हूँ, और जिसमें एक डायरेक्टर का दिल धड़कता है, और तो बट लेकिन मुझे जानते ज्यादातर लोग एक्टिंग की वजह से हैं, वो फ्लेम्स की वजह से, और वो और तो क्योंकि मजा आता है एक्टिंग करने में, और मतलब थोड़ा सा मैंने रिफ्रेशिंग भी भी हो आपका जाता लाइक है। एक टाइम लाइनर्स वाला एक वो जिसमें आप पंडित जी बने होते हो, सूरज जी ने डायरेक्ट किया था। हाँ वो हाँ वाला हाँ मैंने देखा हाँ, था, राइट राइट तब राइट। मैंने हाँ रियलाइज हाँ किया हाँ कि हाँ सर ने, दीपेश सर ने एक्टिंग ज्यादा की है उसमें। हाँ तो फिर मैंने आपका हाँ, एमडीबी मैंने मैंने देखा था फिर बहुत से। मतलब मेरा, हाँ जी हाँ सर। मैंने बहुत सारी एक्टिंग हो गई है, मतलब बहुत सारी, मतलब मैं कई बार वो तो वो बहुत सारे मतलब स्केचेस तो उसमें काउंट नहीं होता है IMDb में ना, हाँ तो वो तो केवल वो शोज वगैरह है। और स्केचेस हाँ, अगर काउंट करोगे तो मेरे ख्याल से मैंने आई थिंक 50 से ज्यादा बहुत वाह। बहुत ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा स्केचेस तो कर ही लिए होंगे। हाँ तो बाकी मतलब और बहुत कास्टिंग और इसके वो आते ही रहते हैं, तो कई बार क्या है कि हम, क्योंकि हमारी व्यवस्था थोड़ी इतनी ज्यादा होती है, मतलब हमारा या जो राइटिंग में और इसमें इतना ज्यादा बिजी रहते हैं, तो हम्म कई बार लंबे प्रोजेक्ट कर नहीं पाते हैं। तो या कई बार वो होती है, बट क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं डेफिनेटली करना चाहता हूँ, और मैं करता रहूंगा जब तक लोगों को अच्छा लगता रहूंगा, तब तक करता रहूंगा। बाकी बढ़िया। राइटिंग और डायरेक्शन तो मेरा है ही, वो तो मुझे या करना ही है, वो मेरा कोर है। या जी, तो आपको लाइक इवेंचुअली डायरेक्शन में ही जाना है ना एज अ डायरेक्टर, आपका बिल्कुल एस्पिरेशन बिल्कुल। है। राइटिंग राइटिंग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। या राइटिंग इट्स लाइक मतलब ये सॉल और बॉडी वाला काम है, राइटिंग और हम्म, डायरेक्शन, मतलब तो वो मतलब एक साथ ही मुझे बहुत चलते हैं पसंद आगे। है। तो राइटिंग का तो हाँ, तो इनफैक्ट मतलब काम तो एडिटिंग तक भी आता है राइटर्स का ना, कि सेट पे भी रहो एंड बिल्कुल एडिटर्स के साथ भी रहो कि कैसा पिक्चराइज किया था एंड ऑल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो उनका लगातार काम रहता है। और टीवीएफ में तो अच्छी बात यही है कि मतलब हम, आप हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होते हो। या हर जो बंदा है वो हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व रहेगा, एक दूसरे का काम सीखते हैं, एक दूसरे से समझते हैं। तो तो मतलब आप जिस टीवीएफ में जिसने काम किया, तो मतलब वो उसको कहते हैं ना कि मतलब वो एक ऑलराउंडर हो जाता है। तो पॉटर हो फिर गया आप, फिर। हाँ, और फिर क्या होता है कि आप अपने मतलब फिर आप किसी में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो वो आपकी फिर मर्जी है कि मतलब आप, और होते हैं मतलब ज्यादातर लोग जो टीवीएफ में हैं, वो टीवीएफ में एक्टर कोई नहीं, कोई एक्टर नहीं, जबकि सब एक्टिंग कर लेते हैं। हाँ तो टीवीएफ में राइट राइट, सबका ये नोटिस स्पेसिफिक, किया। सब स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे कोई डायरेक्शन में स्पेशलाइज्ड हाँ है, कोई राइटिंग में स्पेशलाइज्ड है, तो तो और कोई एडिटिंग में स्पेशलाइज्ड है। तो हम्म और थोड़े थोड़े काम बाकी सब कर लेते हैं। तो टीवीएफ ने सबको बनाया ही, उसकी स्कूलिंग ही कुछ इस तरह की है कि मतलब आपको कोई भी डिपार्टमेंट से छूटता नहीं है। या तो वो टीम, इसीलिए फिर एक टीम भी बन जाती है, तो फिर वो स्ट्रांगली बहुत अच्छे से वो दिखती है, सामने आता है कोई भी काम। राइट राइट। या इसका आपका लाइक टीवी एस्पिरेंट्स का आइडिया कैसे मिला आपको, लाइक लाइक ये बहुत कॉमनली अनकॉमन टोल्ड स्टोरी है, आप समझ रहे हो, लाइक हाँ बहुत लोग हाँ स्ट्रगल करते हैं लेकिन बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते। एंड हाँ आई थिंक कोटा फैक्ट्री और एस्पिरेंट्स सॉर्ट ऑफ सेम लीग में आता है, बट स्टिल हाँ इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, नॉट हाँ रिगार्डिंग एज और हाँ एनीथिंग, बट उसका फील ही अलग है हाँ दोनों का। तो उसमें राइटिंग हाँ, प्रोसेस आपका बिल्कुल। क्या था, आपने स्ट्रक्चर कैसे दिया 5 एपिसोड में, अलग अलग थीम लाके, लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड का अलग एक थीम लाया है आप एक एपिसोड में, एंड हाँ हाँ उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, एंड स्पेशली आफ्टर जब टीवीएफ में बहुत सारे मेंबर्स, कोर मेंबर्स, उन्होंने
स्विच कर लिया और कहीं पे, राइट? तो उस राइटिंग प्रोसेस में पहले में और अभी में क्या फर्क है? आ, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है वैसे तो, मतलब ओके। पहले और अब में ऐसा कोई फर्क नहीं है, टीवीएफ जैसा राइट। था वैसा ही है। आ, जो हाँ, मतलब कई सारे सवाल हैं वैसे। ये तो सॉरी। पहले तो ये कि कोटा और हाँ। एस्पायरेंट्स बेसिकली, जब क्या है कि जब एस्पायरेंट्स लिखना शुरू हुआ तब तक कोटा रिलीज भी नहीं हुआ था। ओ। मतलब वो शूट होना शुरू हुआ था, और जब मैं ये जब लिखना शुरू किया तो मुझे तो पता भी नहीं था कोटा किस तरह का है। हम्म। तो वो सिमिलैरिटी तो वो नहीं है कि मतलब हम कि वहां से कोई ऐसा हमने वो सोच करके कि हम कि कोटा हमारा इस तरह का है तो हम इसी को ही आगे बुनाएंगे या फिर वैसा कुछ करेंगे। तो दोनों अलग अपने समय में तैयार हो रहे थे उसी समय पे। राइट। कोटा थोड़ा पहले आ गया, क्योंकि प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये धीरे हम्म। धीरे इसकी राइटिंग चल रही थी। तो वो हुआ, तो ऐसा नहीं था कि हमने कुछ वैसा इंटेंशनली कुछ था। हाँ, ये था कि मतलब कि हमारी कहानी, ये दोनों कहानी नेचुरल आई हैं, या। मतलब नेचुरल सेटअप से निकली हैं और नेचुरल इंस्पिरेशन से निकली हैं, है ना। और तो अलग अलग कहानियां हम कहने चाहते थे तो उसमें। और तो एक तो ये दोनों अलग चीजें हैं। दूसरा जो इसकी इंस्पिरेशन है वो बेसिकली क्या है कि हमने एक स्केच किया था ओके। रवीश की रिपोर्ट यूपीएससी पर। ओ। तो एक्चुअली क्या है कि उस समय मैंने एक आर्टिकल देखा था न्यूज़पेपर में, तो मुझे अब रफली थोड़ा सा याद है कि मतलब उस समय कुछ ऐसा था, शायद 40 लाख लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे थे उस समय, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और शायद मध्य प्रदेश, ऐसा कुछ, मतलब रफली सा हम्म। मुझे याद है। तो मुझे लगा यार 40 लाख लोग एक कॉम्पिटिशन, इस तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो मतलब ये कितना बड़ा ऑडियंस है कॉम्पिटिशन एग्जाम वाला, हम्म। मतलब ये तो कितने लोग, और ये तो वो आ भी बैठ रहे हैं, उसके बाद कुछ तैयारी कर रहे होंगे, कुछ तैयारी करके जा चुके होंगे, तो बहुत बड़ा ऑडियंस है। और यूपीएससी और आईएएस जो है कि वो एस्पिरेशन होती है सबकी, मतलब क्योंकि इवन बहुत सारे जो मेडिकल करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद आईएएस बनते हैं, इंजीनियर बनने के बाद आईएएस बनते हैं, या। तो एक बहुत सारे लोगों का वो गोल रहता है। तो हमें लगा कि यार, तो आईएएस को हमें पकड़ना चाहिए, और वो एस्पिरेशन भी है देश का, और आई थिंक सबसे बड़ी एक गवर्नमेंट जॉब अगर कोई है तो शायद आईएएस ही है या। ना। तो हमें लगा कि वो एस्पिरेशन लेना चाहिए, और बहुत लोग उसको एज एस्पिरेशन देखते भी हैं। तो फिर हमने वो किया, और हमने जब वो बनाया रवीश की रिपोर्ट, तो वो बहुत फेमस हुआ, बहुत चला, बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। तब हमें ये आइडिया लग गया था कि ये ऑडियंस है, और ये बहुत हम्म। बड़ी ऑडियंस है। अभी हम्म। भी आप उसको देखेंगे तो आई थिंक उसके 1 करोड़ 10 मिलियन के आसपास व्यूज हैं। तो फिर, और इसके बाद फिर हमने एक और स्केच बनाया, जीतू जो कि हमारे दोस्त हैं, तो जीतू के साथ हमने यूपीएससी एस्पायरेंट ऑन डेट बनाया, तो उसका भी इसी तरह का रेस्पॉन्स आया। तो ये हो गया था कि मतलब ये बहुत बड़ा ऑडियंस है, ये तय हो गया था, और हमें इस पे कुछ करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में कुछ चीजें चल रही थी, मैंने भी ऑफिस में डिस्कस किया, बट वो उस तरह से मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं हुआ तो। स्ट्रक्चर नहीं हो पाया, मतलब थोड़ी बातें इधर उधर चली गई, थोड़ा गुम हो जाता है ना कई बार कुछ एक कॉन्सेप्ट, तो वो ऐसे ही चल रहा था। बट फिर जो शेरी हैं हमारे, जो क्रिएटर भी हैं इस शो के, तो उनके दिमाग में भी कुछ कुछ चीजें चल रही थी, तो उन्होंने एक दिन बोला कि यार ये जो शो है, ये इस पे यूपीएससी पे कुछ शो करते हैं। हाँ। और और जैसे अब उन्होंने ये बोला तो मतलब मेरी तो आंखें चमक गई, और मैं तो तैयार ही था, मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीजें चली रही थी उससे रिलेटेड। तो इसका क्रेडिट शेरी को जाता है कि उन्होंने बोला कि यार ये इस पे शो करना चाहिए। हाँ। और फिर मैंने उस पे काम करना शुरू किया, हमने मतलब तो सोचना उस पे शुरू किया, तो डिस्कशन करते रहे, और बहुत सारे उसमें मतलब बहुत सारे कहानी को कई तरीके से करने की कोशिश की। हम्म। बहुत सारे ड्राफ्ट्स सोचे कि इस तरह से कहानी को कहा जाए या उस तरह से कहानी को कहा जाए। तो फिर हम इस पे सोचते थे, इस चीज पे पहुंचे कि दो पैरेलल कहानियां कही जाए, पास्ट और प्रेजेंट के, उसमें कहानी को कहा जाए, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कहानी कहना। उसके हाँ। बाद फिर राइटिंग शुरू कर दी मैंने। और तो फिर बस राइटिंग शुरू होते होते, और हम जैसे कुछ मार्च 2019 में हमने मैंने लिखना शुरू किया उसको, और हम दिसंबर में रेडी थे उसको शूट करने के लिए। तो फिर तभी फिर लॉकडाउन लग गया मार्च में, तो मतलब पैंडेमिक। थोड़ा सा मतलब कि पोस्ट प्रोडक्शन की थोड़ा सा हम्म। लोकेशन, और वो एग्जैक्टली मतलब वो अभी फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी चीजें, तो फिर ये मार्च में शूट करेंगे। तो ये हुआ, और फिर अचानक से लॉकडाउन लग गया, और फिर सब कुछ ऐसा एकदम रुक गया। डाउन हो गया। और फिर बहुत लंबा टाइम हो गया, तो बीच बीच में फिर मैं भी अपनी स्क्रिप्ट पे कुछ 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 चीजें करता रहा।
और फिर ऐसा लग रहा था कि अभी बनेगा नहीं बनेगा, तो इस तरह की चीजें चल रही थी। तो इसमें फिर अर्णव सर सीन में आते हैं, और फिर अर्णव सर ने स्क्रिप्ट सुनी, और अर्णव सर सुनते ही स्क्रिप्ट बोले कि भाई ये कॉन्सेप्ट तो सामने आना ही चाहिए। तो फिर उन्होंने अपनी जान लगा दी उसको वाह। करने के लिए, और फिर उन्होंने सब कैसे कहाँ पॉसिबल होगा, कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा, इसमें पूरा उन्होंने ऐसा जोर लगा दिया। और फिर फाइनली ये हुआ कि हम यूट्यूब पे इसको लेके जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हम्म। है। और फिर अन अकेडमी साथ आए हमारे, और फिर हमने अन अकेडमी के साथ मिलकर के फिर यूपीएससी एस्पायरेंट हमने किया, और अब सबके सामने है एस्पायरेंट। वाह। हाँ, और अप्पू अप्पू और अप्पू अप्पू के साथ जैसे क्या है कि अप्पू जब एज अ डायरेक्टर आए तो मतलब एक तो क्या है कि अप्पू खुद एक यूपीएससी एस्पायरेंट रह चुके हैं। तो वाह। और ये तो श्योर हो गया था कि मतलब ये शो में मतलब एक नजर आने लगा था कि कुछ हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि जो शायद कुछ बेहतर हो सकता है। तो और वो जो किसी ने टीम नहीं किया जो, आज तक। हाँ। हाँ, और किसी ने नहीं किया, और जबकि क्या है कि और वो इतना लोगों में पॉपुलर बल्कि बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पे राइट। कभी बना कुछ नहीं है। मतलब सब जानते हैं, हम अपने आई आई आसपास पूरी दुनिया में देखते ही रहते हैं, मतलब लोग कितने लोग, आप कोई ना कहीं तो आपको मिल जाएगा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, और एसएससी की तैयारी कर रहा है, और इस तरह की तैयारी कर रहा है, तो बहुत लोग मिले, लेकिन कभी हुआ नहीं। तो फिर बस एक ये टीम हमारी सिंक में आई, और फिर अभी एस्पायरेंट सबके सामने है। और बहुत इसमें तो अच्छा लग रहा है कि मतलब जिस तरह का रेस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, मतलब बहुत इट्स इट फिनोमिनल डिजर्व्स फिनोमिनल। दैट मच सर। या इतना तो मैं या लाइक आई एम बिकम अ बिग फैन ऑफ यू एज अ राइटर टू बी ऑनेस्ट। सो थैंक यू सो मच। इसमें यूपीएससी के रिलेटेड आपको क्या क्या रिसर्च लगा है, स्पेशली यूपीएससी का मतलब कि उसके सिलेबस के बारे में आपने काफी इसमें डाला हुआ है कि क्या क्या है हाँ इसमें, उसमें ऑप्शंस क्या हाँ क्या हैं। आपको हाँ सेपरेट कुछ फोकस ग्रुप वगैरह रखना पड़ा था क्या, कि हम थोड़े बहुत यूपीएससी एस्पिरेंट्स को लेंगे, या अन अकेडमी में जो टीचर्स हैं उनका एक्सपीरियंस लेंगे कि उन्होंने कैसे प्रिपेयर किया, या आई सॉ अभी आपके इंस्टाग्राम लाइव में कि नमिता हैड सेड कि उनके फादर एंड पूरे जितना फ्रेंड सर्कल है सब आईएएस वाले हैं, राइट। हाँ हाँ तो हाँ। वैसे वैसे एक्सपीरियंस में बहुत रिसर्च तो लगा होगा, उसका रिसर्च का प्रोसेस क्या था आपका? बहुत ज्यादा रिसर्च था, और रिसर्च के ही दम पे इस तरह की स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है, या क्योंकि इसमें इतनी इतनी सारी चीजें, इतने सारे फैक्ट्स और इतनी सारी चीजें थी। अन अकेडमी उस समय नहीं आया था जब हमने लिखना चालू किया। अन अकेडमी बाद में आए हैं, ओके। जो जुड़े हैं हमारे साथ। हम्म। तो ये बेसिकली क्या है कि इसका पूरा मतलब मैं कुछ इस तरह से कहूंगा कि मतलब बहुत सारे इंटरव्यूज देखने पड़े, बहुत सारे चीजें पढ़ी, बहुत सारा मतलब आप मेरे स्क्रिप्ट देखें जितने पेजेस हैं उससे कई ज्यादा तो मेरे रिसर्च पेपर्स हैं। तो वाह। इतना सारा मटेरियल के रिसर्च का है। तो उसका भी मतलब वो एक तरीका होता है, जैसे कि हम क्या चाहते थे कि ये एक रिलेटेबल शो बने। जैसे कि कई बार बहुत सारी नीश चीजें हैं, है ना, हम्म। जैसे यूपीएससी में बहुत कई बार ऐसी नीश चीजें हैं कि मतलब जो शायद वो यूपीएससी के लिए जरूरी है, लेकिन लोगों के लिए शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राइट। पूरा पूरा ये ख्याल था कि मैं चाहता था कि ये ऑडियंस से जुड़े, और उसके हम्म। इस तरह के टॉपिक्स चुने कि जो ऑडियंस से डायरेक्ट रिलेट करे। तो हम्म। जैसे कि और लेकिन उस रिलेशन से पहले पहले ये जानना जरूरी था कि ऐसी कौन सी चीजें वो हो सकती है। तो जैसे मैंने बहुत इंटरव्यूज देखे, जैसे कि मान लीजिए अब मैंने एग्जांपल 30 इंटरव्यू देखे हम्म। जो यूपीएससी एस्पायरेंट्स के हैं। तो मैंने 30 इंटरव्यू देखे, और 30 इंटरव्यूज में एक कॉमन प्रॉब्लम क्या जो सबने फेस की है, तो एक कहीं ना वाह। कहीं आपको दिख जाता है कि मतलब जैसे कि कोई, जैसे हर बार हर इंटरव्यू में कोई एक बात कर रहा है कि यार सब्जेक्ट में मैं काफी परेशान हुआ, हम्म। मैं सब्जेक्ट में को मेरे को काफी दिक्कत आई, मैंने ये सब्जेक्ट ले रखा था, फिर मैंने बाद में चेंज कर लिया। तो जैसे इतने सारे इंटरव्यूज सुनने के बाद एक समझ में आया कि जैसे 30 इंटरव्यूज में से उसमें 15 में से एक कॉमन बात लोगों ने बोली है कि अच्छा सब्जेक्ट। तो फिर ये समझ में आया कि जब 50% रेशियो ये है, कई बार तो ये ज्यादा भी होता था कि मतलब हम्म। बहुत सारे एस्पायरेंट्स इसके बारे एक ही चीज के बारे में बोल रहे हैं। तो इसे समझ में वाह। आता है कि अच्छा ये एक कॉमन इशू है यूपीएससी हम्म। एस्पायरेंट का, एक है ना। पैटर्न बनता है ना तो शायद। हाँ। हाँ, तो एक समझ में आता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम सब फेस करते हैं। तो ओके। इसी तरह से सारे जितने भी टॉपिक्स, जैसे हमारा फर्स्ट उसके बारे में है, सब्जेक्ट के बारे में है, जो सेकंड है वो टीचर के बारे में। ये प्रॉब्लम तो आप बहुत स्कूल में भी, कॉलेज में भी, और हाँ। किसी भी उसमें भी झेलते हैं। तो ये राइट। तो मतलब कई बार लोग फील करते हैं उस तरह की, इसको प्रॉब्लम मानते हैं। हम्म। तो वो वैसे ही कॉमन प्रॉब्लम है ही वो, तो हमने भी इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इस तरह से महसूस किया है। उसके बाद जिस तरह से पॉजिटिव अप्रोच है
है ना। तो और जिस तरह से फिर प्लान बी है, तो ये इस तरह से रिसर्च करते, इंटरव्यू सुनते हुए, पढ़ते पढ़ते जो कॉमन प्रॉब्लम्स थी और ऐसी चीजें जो डायरेक्ट लोगों से रिलेट करती हैं, जैसे हम्म। कि डेफिनेटली सब्जेक्ट चेंज एक थोड़ा सा नीश है और जो यूपीएससी रहता है। एस्पायरेंट्स से रिलेटेड ज्यादा है, बट हम्म। जिस तरह की पॉजिटिव अप्रोच है तो वो जिंदगी से भी रिलेट करती है वो चीज, है ना। जैसे प्लान बी है, वो भी जिंदगी से भी रिलेट करता है। बहुत अगर आप रिलेट किसी करता है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी नहीं हो तब भी पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए जिंदगी में भी रेलेवेंट है, प्लान भी राइट। आपके लिए जिंदगी में भी रेलेवेंट है। प्लान भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जिंदगी में भी तो हम बहुत सारी चीजें देखते हैं ना यार, मुझे ये करना है तो मुझे ये साथ में दूसरा बिजनेस करना है, नहीं करना है। मैं इस तरह, जैसे मैं अगर सोचूं कि यार मैं अभी मैं जिस तरह के फील्ड में हूं तो मुझे क्या अपना साइड में कोई बिजनेस चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, हम्म। तो इस तरह की चीजें, ये सब जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं। और ये हम्म। यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक हम्म। आईएएस को पॉजिटिव अप्रोच रखनी होती है, उसको पॉजिटिव एटीट्यूड होना जरूरी होता है, राइट। नहीं तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि नहीं तो फिर राइट। उसको प्रॉब्लम्स दिखेगी, उसको प्रॉब्लम्स नहीं गिननी है, उनको देखना ये प्रॉब्लम है तो सॉल्व कैसे करना है। तो ये ऐसी चीजें थी जो जिंदगी से जुड़ी हुई थी, तो ये इस तरह के टॉपिक्स ढूंढने में काफी टाइम लगा कि कौन से टॉपिक होने चाहिए। बहुत रिसर्च और बहुत शोध के बाद ये चीजें समझ में आई, और ये जिंदगी से रिलेटेड, ऐसे और भी बहुत टॉपिक थे जिसे हम यूज कर सकते थे, बट फिर वो शायद जिंदगी से डायरेक्ट रिलेट ना होते, वो शायद मतलब लोगों से इतना रिलेट नहीं करते, तो इसलिए वो टॉपिक जो जिंदगी से रिलेट करे और जो यूपीएससी से भी का कोर हो, तो इस तरह से वो पूरी रिसर्च हुई और फिर इस तरह के टॉपिक हमने ढूंढे। और अच्छी बात यह है जैसे कि बहुत सारे आईएएस आईएएस और ऑफिसर्स ने, आईपीएस हाँ। लोगों के मैसेज आ रहे हैं हमारे पास, हाँ। मतलब वाह। वो इतने अच्छे हैं और मतलब वो उनको इतना अच्छा लग रहा है, वो इतना रिलेट कर रहे हैं। अब उनसे बढ़िया तो कोई भी मतलब उनसे बेस्ट तो एस्पायरेंट्स कोई हो ही नहीं सकता, या मतलब अगर वो टोटली। उनको रिलेट कर रहा है तो इट्स इट्स लाइक कि मतलब हमने शायद राइट कॉर्ड टच किया है हाँ। उनका, तो उनके बहुत अच्छे बिल्कुल। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। तो और ऑडियंस को तो पसंद आ ही रहा है, वो आप देख ही रहे हैं, आई थिंक ये शो तो का ये हमारे सबसे लिए। बड़ा बड़ा फैक्टर है कि चाहे मैंने भी यूपीएससी का भी अटेम्प्ट नहीं किया, सोचा भी नहीं है, लेकिन हाँ। आईआईटी के लिए ट्राई किया है, हुआ नहीं एंड ऑल। तो जी, वो रिलेटेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है ये शो के सक्सेस के लिए, आई बिलीव। यस। कि आपने इतने यस। अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि जितने भी व्यूअर्स हैं सब इससे रिलेट कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल उससे एक बिल्कुल। क्वेश्चन ये आता है कि जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें उन्हें अच्छा लगा देख के, बट टीवीएफ एस्पिरेंट्स, मतलब वो एस्पिरेंट्स एज अ पीपल पे हैं या उनके एस्पिरेशंस पे है? बिकॉज आपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दोनों को आपने दिखाया है, राइट? हम्म, तो ये सिर्फ उनके एग्जाम के स्ट्रगल के बारे में नहीं है, जो लोग बाद में क्लियर करते हैं या नहीं क्लियर करते हैं उस वो भी इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, राइट? हम्म, तो वो हम्म, क्यों डिसीजन क्यों लिया? लाइक आपको लीनियरिटी इंक्रीज करना था, लाइक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर लाना था, या स्टोरी हम्म, टेलिंग वाइज सिर्फ लीनियर नहीं रखना था, वो रीजन था, या और कुछ था सर? हम्म। नहीं देखिए, जैसे इसमें क्या था ना कि हम एक्चुअली इसको एक इमोशनल एंगल पे देखना चाहते थे, है ओके। ना। जैसे कि ये डेफिनेटली ये एक कहानी तो है ही, यूपीएससी के बारे में तो है ही, या हमारा पूरा जो पास्ट का है पूरा वो यूपीएससी के बारे में ही है। जो या प्रेजेंट हमारा है वो उसका आफ्टर मैथ है, कि मतलब यूपीएससी करने के बाद और या ये मतलब उसके बाद उनकी जिंदगियों में क्या हुआ ये वो है। हम्म। बट हमें क्योंकि एक इमोशनल टच उसमें लेकर के आना था कि, और हम एक यूपीएससी कर, जैसे कि एक बहुत यूपीएससी के बारे में बोला जाता है कि यूपीएससी की पढ़ाई आपको, अगर आप आईएएस बने या ना बने, लेकिन उसकी तैयारी आपको एक बेहतर इंसान बना देती है हाँ। ना। तो वो चीज, और किस तरह से उनकी जिंदगियों में वो परिवर्तन आए यूपीएससी की तैयारी के बाद। जैसे आप गुरी का कैरेक्टर देखते हैं तो गुरी जिस तरह से मतलब थोड़ा स्वच्छंद या फिर थोड़ा सा आजाद और थोड़ा सा मतलब बेफिक्रा सा था पास्ट में, बट हम वही उसी गुरी को जब प्रेजेंट में देखते हैं तो एक हाँ। सिंसियर, एक समझदार, एक एक इंसान नजर आता है उसमें। तो डेफिनेटली उसमें उसका काफी जर्नी का योगदान रहा होगा, उसके बाद उसने चीजों को समझा होगा, उसकी जिंदगी राइट। में जो लोग आए, उसकी जिंदगी में धैर्य आए या फिर, तो उसने भी उसमें बहुत चीजें सुधारी होंगी। तो हम राइट। वो करना चाहते, और हम बेसिकली क्या है कि देखिए यूपीएससी के अलावा भी हम एक ह्यूमन स्टोरी कहना चाहते थे, हम्म। कि एक ह्यूमन स्टोरी क्या है, और यूपीएससी का के बाद उसका जो आफ्टरमैथ है वो हमें एक अच्छा टूल लगा कि यार एक इमोशनल स्टोरी, ये एक बहुत अच्छा स्पेस है कि इस यहाँ राइट। पर कही जा सकती है, जो हम्म। शायद एक कुछ लोग होंगे जो शायद यूपीएससी से से उतना रिलेट ना करें,
बट लेकिन वो राइट कहानी से रिलेट जरूर करेंगे, क्योंकि वो हम्म तो एक इंसानी कहानी है ना। तो राइट राइट हमने वो बैलेंस रखने की कोशिश की कि वो यूपीएससी के बारे में भी हो, जबकि हालांकि ज्यादातर ये शो यूपीएससी के बारे में ही है ना, बट एक ह्यूमन स्टोरी भी है। तो ह्यूमन स्टोरी। उसका मिक्सचर हमें करना था, हमें बिकॉज ह्यूमन मुझे स्टोरी कहनी थी। मुझे अभी लग हाँ रहा है कि कोटा फैक्ट्री में एक डायलॉग है कि लोग कोटा से निकल जाते हैं लेकिन कोटा उनमें से सालों सालों नहीं निकलता। आई थिंक बिल्कुल इसका रेलेवेंस है कि आपने दोनों साइड ऑफ स्टोरी दिखाया, कि एक मिड बिल्कुल एग्जाम के पहले और एग्जाम के बाद। एम आई राइट बिल्कुल। और रॉन्ग? आ, मैं समझा नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं मतलब जैसे कोटा फैक्ट्री में था ना कि कोटा से लोग निकल जाते हैं लेकिन कोटा उनमें से हाँ नहीं निकलता। आई थिंक इसीलिए करेक्ट आपने करेक्ट। बिफोर द एग्जाम्स एंड आफ्टर द एग्जाम्स का दोनों वर्जन दिखाया है, क्योंकि बेसिकली वो एस्पिरेंट्स ही रहते हैं पूरी लाइफ में। बेसिकली उस वजह से नहीं कि हम्म मतलब उनके अंदर से नहीं निकलता अब, क्योंकि हम इस फिलॉसफी पे चले थे कि एक बेहतर यूपीएससी की तैयारी आपको एक अलग इंसान बना देती ओके है ना। अब हम्म कोटा से जब बाहर निकलते हैं, कोटा आपसे नहीं निकलता, तो मुझे नहीं पता है कि उसमें इंसानी तौर पर क्या चेंज आता है, हम्म वो जिंदगी में उसको कहाँ लेकर के जाती है। बट हम इस फिलॉसफी पे थे कि यूपीएससी की तैयारी आपको एक बेहतर इंसान या ओके जिंदगी में कुछ ऐसा सिखा देती है कि आप जिंदगी में शायद हार, जैसे पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव राइट अप्रोच जो आपने यूपीएससी की तैयारी के वक्त सीखी है कि कैसे एक पॉजिटिव अप्रोच अपनाई जाए, है ना। राइट तो वही वो जिंदगी में भी फिर काम आती है, फिर आदमी जिंदगी को भी पॉजिटिव तरीके से देखता है ना। राइट डेफिनेटली निराशाएं होती हैं, डेफिनेटली बहुत सारे पेन होते हैं, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट वो चीजें, वो पेन, वो सारी चीजें, वो प्रेशर आपको एक आदत बना देता है जिंदगी की और मुश्किलों का सामना करने के लिए, राइट है ना। राइट जिंदगी शायद और अच्छे से समझ में आती है आपको, आप जिंदगी के पहलुओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मुझे लगता है ये अंतर डेफिनेटली शायद कोटा से निकलने वाला और यूपीएससी की तैयारी यूपीएससी से में। निकलने वालों में रहता वाओ, होगा, है ना, क्योंकि वो वेरी बहुत गुड। वो अलग मैच्योरिटी के साथ वो आते हैं, और वो हाँ हाँ दुनिया को और जानकारियां, नॉलेज इतनी ज्यादा हो चुकी होती है, मतलब वो उनको जिंदगी को देखने का नजरिया बहुत बदल चुका होता है, वो चीजों को राइट पर्सपेक्टिव में समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों में एक बड़ा अंतर है। वाओ। तो सर लाइक एवरी राइटर के पास एक जॉनरा होता है जिसमें ही लव्स टू राइट। तो यस। जैसे किसी का थ्रिलर होता है, किसी का ड्रामा होता है, किसी का एक्शन होता है, बट टीवीएफ का अभी तक एक पैटर्न रहा है, दे क्रिएट इमोशनल स्टोरीज, चाहे वो कोई भी जॉनरा का हो। अभी उन्होंने थ्रिलर आई थिंक कोई बनाया नहीं है जो मैंने देखा हो। तो आपका जॉनरा क्या है, एंड आपने अगर जॉनरा और कुछ था तो आपने कैसे एडजस्ट किया इसके साथ दूसरे एक हाँ नए टाइप ऑफ जॉनरा में क्रिएट करने का? जॉनरा बेसिकली क्या है कि मतलब ये तो मेरे जॉनर का ही था, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स और पढ़ना लिखना ये सारी चीजें थी, तो मेरे को खुद वो चीजें पसंद है। मतलब मेरे को पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स और म्यूजिकल चीजें पसंद, जैसे कि आपने देखा होगा तो बहुत म्यूजिकल है, मतलब बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत या अच्छा है। हालांकि इसमें अप्पू का तो डेफिनेटली बहुत बड़ा ही योगदान है। मतलब जैसे कि पर ये चॉइसेस, ये हमारी और अप्पू की चॉइसेस थी कि यार कि म्यूजिक होना चाहिए, क्योंकि अप्पू को म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, मुझे म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है। तो वो हमारा एक बहुत अच्छा सिंक था, तो इसलिए जैसे म्यूजिकल भी है। तो मेरा तो ये बेसिकली जॉनर था ही। और मैं वैसे कहूँ तो मुझे जैसे पॉलिटिकल और म्यूजिकल और लिटरेचर इस तरह के जॉनर बहुत अच्छे लगते हैं, और जो थोड़ा देसीपन लिए होते हैं, जैसे इस तरह का पंचायत है ना। तो वाह। वो दुनिया मुझे बहुत वो, क्योंकि मैं उस तरह की दुनिया में रहा हूँ, उस तरह की हम्म दुनिया मैंने पढ़ी है ना, हम्म किताबों में भी और अपनी जिंदगी में भी उस तरह की दुनिया देखी भी है। तो वो ये और पढ़ने लिखने वाला और पॉलिटिक्स वाला और इस तरह की चीजें तो मेरा जॉनर है। बाकी कई बार आपके सामने इस तरह की चीजें आती हैं कि मतलब जो आपकी जॉनर से थोड़ी अलग होती है, बट मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके उस जॉनर को सीख सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि मतलब कि आप मतलब होता है कई बार, मतलब कि कोई बहुत जॉनर में आप कुछ कुछ जॉनर पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कुछ रिसर्च ज्यादा करनी पड़ती है, हम्म कुछ चीजें ज्यादा सीखनी पड़ती हैं, है ना। राइट तो वो होता है। बट मेरा जॉनर ये इस तरह का है। और दूसरा टीवीएफ के बारे में बताऊं तो टीवीएफ में अब तक जो कहानियां छुई हैं दिल को, तो उन्होंने वो तुरंत बना दी, सोचते नहीं है। हम राइट टीवीएफ सोचते नहीं है, जो कहानियां दिल को छू गई बना डालो। और ये बिल्कुल नहीं है कि हम कोई जॉनर आगे बनाना नहीं चाहते, हम कुछ भी बना सकते हैं। मतलब राइट टीवीएफ ओपन है, मतलब वो
मतलब आप टीवीएफ में कुछ समय के बाद आप देखिएगा, आप हर जॉनर की एक कहानी आप पाएंगे। और हम राइट। हर तरह का काम करना चाहते हैं, जरूर एक दिन फिल्में भी करेंगे जल्दी ही। और हर तरह की चीजें आप देखेंगे, और टीवीएफ तो इतना ओपन है। मतलब आप एक डॉक्यूमेंट्री भी ले जाओ तो वो उस पे भी काम करना शुरू कर देंगे, अगर वो दिल को छुई है तो। राइट। तो सर या इसमें आपने कैरेक्टर्स कैसे क्रिएट किए? बिकॉज मैंने जब ये देखा तो मुझे पिक्चर से काफी सिमिलरिटी लगी कैरेक्टर्स में। जैसे नवीन, बंसल और अभिलाष दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर था, उनका एम्बिशियस था, उनका वो था। गुरी एंड योगी में काफी सिमिलरिटी था आई थिंक। हम्म, और एसके और क्या बोलते हैं मंडल में काफी सिमिलरिटी था। तो आपने कहीं ना कहीं से उनसे इंस्पिरेशन लिया है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एकदम इससे तो रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर वो कोइंसिडेंटली आपको ऐसा लग रहा है तो होगा, बट हाँ। ये तो मेरे दिमाग में बिल्कुल भी ओके। मतलब 1% भी नहीं था। पिक्चर्स तो बिल्कुल नहीं था। वो हम्म। एकदम ही अलग जॉनर है, ये एकदम ही अलग जॉनर है। हाँ, कुछ कुछ ट्रेड्स, जैसे कि अब कोई अगर जैसे कोई कंफ्यूज है तो वो तो मैं भी रहता हूँ। अगर राइट। मैं अपनी कहानी लिखूंगा तो आपको कोई ना कोई पात्र किसी ना किसी फिल्म में मिल जाऊंगा मैं, मेरे जैसा। तो वो तो बिल्कुल नहीं है, वो शायद वैसा आपको लग रहा हो, ये तो पिक्चर्स तो बिल्कुल नहीं है। हम्म। और दूसरा क्या होता है कि कैरेक्टर्स बेसिकली क्या है कि कहानी के हिसाब से फंक्शन करते हैं। मतलब ओके। हम जैसे क्या होता है कि जब आप एक कैरेक्टर गढ़ते हो और कैरेक्टर की जिंदगी में क्या परिस्थितियां आ रही हैं, तो वो उसके उसके उसको रिएक्ट करते हैं, उन सिचुएशंस में रिएक्ट करते हैं। तो हम्म। हमारी कहानी जिस तरह से बनती चली गई और हमारे कैरेक्टर उसमें जिस तरह से रिएक्ट करते चले गए, तो वो एक सर्टन कैरेक्टर बन गए कि अच्छा ये इस तरह का है, उस तरह का है। हम्म। तो वो इसीलिए शायद कहीं, क्योंकि देखो जिंदगी की परिस्थितियों में आदमी, मतलब चाहे वो यूपीएससी में हो या फिर वो आईआईटी में हो, कुछ खास परिस्थिति में आदमी रिएक्ट वैसे ही करता है। कंफ्यूज आदमी वहां पर भी होता है, कंफ्यूज आदमी वहां पर भी होता राइट। है ना। तो वो कुछ कुछ चीजें, तो कुछ कुछ ट्रेट तो मिल ही सकते हैं आपको, हर जगह मिल जाएंगे, है ना। तो उस पिक्चर्स तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा जो कैरेक्टर्स है वो अ, मतलब वैसे कैरेक्टर जो मैंने देखे हैं जिंदगी में कहीं ना कहीं, जैसे कि संदीप भैया का जो कैरेक्टर है वो जैसे आपने वो लाइव सुना था तो मैंने उसमें ही बोला था कि संदीप कैरेक्टर अभिलाष के बाद आने वाला सबसे पहला कैरेक्टर था। कि संदीप भैया, क्योंकि वो उस तरह के संदीप भैया मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं। राइट। मतलब जैसे कि जैसे हरियाणा से मैं आता हूँ, तो जैसे हरियाणवियों को क्या बेसिकली, और ये बहुत कॉन्शियस था मतलब मेरे दिमाग में कि मतलब जैसे क्या है कि हरियाणा की, जैसे हम पुलिस वालों के रूप में हरियाणवियों को देखते हैं हम, मतलब जिसमें थोड़ा सा दिखाते हैं, बहुत ना हाँ, ये आपने टाइप कर कहा था दिया कि गया है क्लिशे कि वो ब्रेक थोड़ा, करना चाहते थे आप तो एंड हाँ, तो वो हाँ। थोड़ा सा कि कम दिमाग का दिखाएंगे या फिर लड़ने वाला दिखाएंगे या उस तरह का दिखाएंगे। तो मैंने तो उस तरह की कैरेक्टर देखे ही नहीं अपनी, मैं प्योर हरियाणवी हूँ बहुत मैं। राइट। राइट। क्योंकि मैं काफी टाइम से घर से काम के सिलसिलों में बाहर रहा हूं, तो मेरी हिंदी थोड़ी सी आ गई। तो थोड़ी टाइम पहले तो मेरे को एक्सेंट भी आता था, जैसे कि आप रणदीप हुड्डा से आप बात करेंगे तो उनका एक्सेंट आता है, अभी भी आता है, मेरा भी आता था। आप यदि पहलावत से बात करेंगे तो उनका भी एक्सेंट आता है। तो ये हमारा वो है, और हमारा बहुत हार्ड एक्सेंट होता है, तो वो आता है। मैं थोड़ा सा कि अपने जो अलग, जैसे कुछ बिहार के दोस्तों के साथ रहा, यूपी के दोस्तों के साथ रहा, मध्य प्रदेश के दोस्तों के साथ रहा, कुछ साउथ इंडियन दोस्तों के साथ रहा, तो मेरी एक्सेंट अब थोड़ा कम आता है। इवन लोग तो मुझे बंगाली ही बोलते हैं बहुत सारे। तो आई थिंक ये, हेलो, हाँ अच्छा या। रुक गया था ये। तो वो था, तो इस तरह का संदीप का कैरेक्टर मैंने देखे थे। मेरा एक दोस्त है अमित ओहलियान, तो वो इसी तरह का कैरेक्टर है, मतलब इतना पढ़ने लिखने वाला लड़का है, और उसने मुझे किताबें पढ़ना सिखाया। तो मैंने तो देखे हैं उस तरह के दोस्त, तो वो मेरे आसपास उसी तरह के लोग रहे हैं। तो पता नहीं कौन से हरियाणवी लोग देख रहे थे। तो तो वो तो एकदम मैं अपने साथ, वो कहानी उससे, उसके जीवन से प्रेरित नहीं है डेफिनेटली, बट वो है वैसा, मतलब इतने सिंसियर लोग होते हैं। हाँ, तो डेफिनेटली तो इवन लाइक इसलिए वो मैं फिर भी। वहां से उतर, राइट। 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 प्लीज कंटिन्यू, सॉरी। तो इस तरह के लोग हैं। और ऐसे ही गुरी, मेरे बहुत सारे, जब मैं स्कूल पढ़ता था तो इसी तरह के लोग थे। मतलब जैसे हाँ। कि हम कहते हैं ना कि डायलॉग भी है कि वो हरियाणा बोर्न पंजाबी। हाँ। तो जैसे कि मेरे ऐसे दोस्त रहे हैं हमने स्कूल में कि मतलब वो बेसिकली पंजाबी हैं। पंजाबी वो बेसिकली ऐसा नहीं कि वो पंजाब वाले पंजाबी हैं, मतलब वो जैसे कि बहुत सारे ऐसा, आई थिंक जो पंजाबी, वो उसको जैसे क्या, मैं उसको कैसे समझाऊं कि वो आई थिंक कास्ट होती है, जैसे कि चुग होते हैं और चड्डा होते हैं, तो वो जैसे हम्म। हमारे उधर वो काफी होते हैं वहां पर, तो वो पंजाबी उस तरह की कास्ट होती है। तो वो मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। राइट। राइट। तो मैंने उनको देखा है बहुत क्लोजली। तो और उसमें से बहुत सारे हरियाणवी बोलते हैं, तो वो अजीब ही मिक्स होता है वो।
तो उस तरह के लोग हैं। अभिलाष तो एक एस्पिरेशनल, और उस तरह के तो मतलब मैंने अपनी जिंदगी, मेरे इतने क्लोज फ्रेंड्स इस तरह के रहे हैं, तो कि मतलब जिनके एस्पिरेशंस हैं, और तो वो है। और एसके तो मतलब हर एक ग्रुप में होता ही है, मतलब राइट जो राइट। सबको जोड़ के रखना चाहता है और वो करना हाँ चाहता है। तो ये एक्चुअली जिंदगी से लिए गए कैरेक्टर हैं बिल्कुल। और तो इसका, और डेफिनेटली पिक्चर्स तो एक सेकंड मेरे दिमाग में नहीं था, कभी नहीं ओके। रहा पिक्चर्स तो। नहीं, पिक्चर जबकि ऑफ मेरा कोर्स आई फेवरेट मे शो बी है। रॉन्ग उस टाइम पे, हाँ, हो नहीं नहीं सकता है। बिल्कुल नहीं नहीं, वो हो सकता है कहीं ना कहीं हाँ, सिमिलरिटी आप खोजने जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ 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 मिल ही जाता है, कुछ भी राइट मिल राइट। जाएगा, बट पिक्चर्स तो बिल्कुल नहीं था, जबकि वो हाँ, मेरा फेवरेट शो है। या लाइक इवन मैं भी वो, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, लाइक मैं भी, आई एम अ साउथ इंडियन बट मैं चंडीगढ़ में हाँ, पला बड़ा हूँ। तो मेरे ओ अराउंड भी हाँ, काफी लोग थे, पंजाबी यूनिवर्सिटी में था तो काफी लोग हरियाणा से थे, काफी लोग यूपी हाँ, से थे, काफी लोग हिमाचल से थे, और सब मतलब जैसे मूवीज में यूजुअली उन्हें पोर्ट्रे किया जाता है, कास्ट किया जाता है कि हाँ हरियाणा में तो कुंडिया मुछिया हाँ, और वो हाँ, 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 लड़ाकू से होते हैं, वैसे तो बिल्कुल नहीं था। एंड हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सबसे लाइकेबल कैरेक्टर इसमें आई थिंक, और आपने भी कहा था कि संदीप भैया है। और हाँ, हाँ, जब उन्होंने वो हरियाणवी में, हरियाणवी एक्सेंट में उन्होंने इतनी इमोशनल बात कही, आई थिंक हाँ, वो पहली बार किसी इंडियन प्लेटफॉर्म या शो में पोर्ट्रे बिल्कुल किया गया है ऐसा। तो आपने बिल्कुल बिल्कुल, आज तक इतने कभी नहीं हुआ ये। हाँ, डाइवर्स कैरेक्टर्स कैसे डेवलप किए? लाइक श्वेत केतु शायद बिहार साइड से हम्म, बिलोंग करता हाँ, है, एंड हाँ, हाँ, गुरी बिहारी पंजाबी, ही है। राइट? हाँ। हाँ, 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 तो वो कैसे आपने उनका डायलेक्ट बोलते हैं ना, तो डायलेक्ट कैसे वो स्क्रिप्ट में लिखा, एंड वो कैसे नहीं पता लगा? उसका हम, हाँ हमने उसका डायलेक्ट स्क्रिप्ट में लिखा है, डायरेक्ट स्क्रिप्ट पूरी हिंदी में ही रही है, जैसे डायलॉग है हाँ। तो हिंदी में ही थी। हमारा ये, क्योंकि क्या होता है ना, एक तो पहले ये इस तरह कैरेक्टर क्यों लिखे गए, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे राजेंद्र नगर में है, तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ इंडिया से हर जगह से लोग आते हैं, है ना। हम्म। पंजाब से लोग आते हैं, राजस्थान से आते हैं, राइट। बैंगलोर से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, केरल से भी बहुत सारे लोग आते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हब है जहां से राइट। मतलब यूपी से स्पेनिश निकलते, तो तैयारी के लिए वो मतलब एक बहुत बढ़िया जगह है, तो पूरे कॉमन इंडिया से प्लेस। लोग वहां पर हाँ। आते हैं, बहुत बहुत लोग राइट। आते हैं। तो एक तो वो था कि इसीलिए कुछ करेक्टर हमने रखे कि मतलब जो अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग दुनिया से आते हैं, है ना। तो दूसरा, जैसे कि इनके पीछे एक स्टोरी थी, जैसे गुरी और इन लोगों के पीछे, ये तो बल्कि कॉलेज के फ्रेंड थे जो कि शायद भोपाल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ थे, और हम्म। अलग अलग जगह से आए थे, तो ये दोस्त थे। उसके बाद ये लोग, अभिलाष जो है अपनी जॉब के लिए चला गया अपनी परिस्थितियों की वजह से, और ये लोग तैयारी के लिए आ गए, बट उसके दिमाग में भी था कि मतलब मुझे ये करना है। जैसे होता है ना, जैसे बहुत सारे दोस्त एक साथ रहते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है, राइट। जैसे अमित मेरा दोस्त है, राहुल एक मेरा दोस्त है, बहुत मेरा बचपन का दोस्त। तो हम तीनों ने ये प्लान किया था कि हम जर्नलिज्म करेंगे, तो ये हाँ। उसी समय का है, और उसमें से वो दोनों अभी अपनी अपनी चीजें कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल हैं उन दोनों चीजों में। हाँ। एक लेखक है अमित, अमेजिंग। उपन्यास लिखता है, मेरा जो दोस्त है वो मैनेजर है, बट मैं निकल आया, तो हाँ। बीज डालने वाला राहुल था। तो ऐसा होता है ना जब करते हैं तो और जबकि मैं भी इधर उधर भटका थोड़ा सा, लेकिन घूम करके मैं उधर आ गया, हाँ। है ना। तो वो होता है कि मतलब वो उस समय कि लोग सोचते हैं हम ये करेंगे, तो कुछ परिस्थितियों की वजह से इधर उधर चले जाते हैं, तो फिर फाइनली वो एक जगह पे वापस मिलते हैं। तो वो दोस्ती तो कभी खत्म नहीं होती, दोस्ती तो कभी नहीं राइट। टूटती है, तो फिर दोस्ती फिर वहीं से वापस शुरू हो जाती है। तो इसलिए वो थोड़े से डाइवर्स कैरेक्टर हैं। और हाँ। बाकी क्योंकि वहां पे आते इस तरह के लोग हैं अलग अलग जगहों से, तो इसलिए भी वो डाइवर्सिटी है। तो इसलिए वो जानबूझ के वो नेचुरल सेटिंग है, जानबूझ के भी नहीं कहूँ, नेचुरल सेटिंग है वहां की, इसलिए वहां कैरेक्टर भी वैसे हैं। या सर वन थिंग, एज अ राइटर, हाँ, आपको राइटर्स ब्लॉक तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, जब आपको पता लगे हाँ, कि हाँ, बिल्कुल। कहानी यार आगे बढ़ ही नहीं पा रही, लाइक कुछ भी करूं, तो उस टाइम पे आप कैसे हाँ, सॉल्यूशंस हाँ, लाते हो ताकि कहानी बहुत प्रैक्टिकल वे में उसी फील के साथ आगे बढ़े? तो क्योंकि मेरे साथ भी, मैं भी कुछ लिखता हूँ तो बहुत चीजें आती है दिमाग में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक रैंडम एलिमेंट लाता हूँ उसमें ताकि उसके साथ कुछ कनेक्शन आए, फिर बैक स्टोरी क्रिएट करता हूँ एंड देन आता है। तो इसमें आपको कुछ आया गया ऐसे, या हम्म। आप आया भी तो आपने उसे क्लियर कैसे किया, ऑब्स्टेकल को रास्ते से कैसे हटाया? और ये बहुत बहुत आते हैं, बहुत नेचुरल सी प्रॉब्लम है। और ये और मतलब वही है, मतलब जैसे कि आप कई बार फंस जाते हो आपकी भाई अब हाँ। इसको आगे कैसे लेकर के जाए।
तो मुझे लगता है कि बस लगातार सोचते रहने से कि भी कई बार सॉल्यूशन निकल जाता है ना। नहीं तो फिर कई बार जब दिमाग थक जाता है सोच सोच के, तो फिर आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करना पड़ता है। आप थोड़ी सी दूसरी किताबें पढ़ते हैं, आप दूसरी कुछ चीजें देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ चीजें सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो कई बार वहीं से ही आइडियाज आ जाते हैं। मतलब जैसे कि उससे रिलेटेड कुछ दूसरी वीडियोस देख रहे हैं आप, जिस टॉपिक पे काम करें तो आप थोड़ी और वीडियोस देखना शुरू करने लगते हो, तो कई बार वहां से कुछ आइडिया आ जाते हैं। नहीं तो कई बार आप थोड़ा अपना दिमाग भटकाते हो, थोड़ा पढ़ते हो, थोड़ा कुछ रैंडम चीजें करते हो, तो अपने आप ही मतलब। और बस ये क्या है कि थोड़ा लगा रहना पड़ता है, कंप्यूटर के हाँ, सामने बैठे रहना पड़ता है, और राइट। वो सोचते रहना पड़ता है, तो वो आ ही जाता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब एक मतलब कोई अभी अभी तो मेरी जिंदगी में तो नहीं हुआ है कि मुझे महीनों कोई राइटर्स ब्लॉक हो गया हो। वो एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन ओके। का, 4 दिन का, कभी कभी हफ्ते भर का मैक्सिमम। और हफ्ते भर में भी ये नहीं होता कि फिर मैं उस एक चीज पे अटक जाता हूँ, हफ्ते भर में दूसरी बहुत सारी चीजें कर लेता हूँ। हाँ, मतलब कई बार ये होता है कि बैठे बैठे आप वो करते, तो आप अचानक से आपको दूसरे सीन आपके क्रैक हो जाते हैं, आपको कोई रैंडम कोई इसी कहानी से रिलेटेड कोई दूसरा चीज क्रैक हो जाता है, आपको कोई नया कॉन्सेप्ट क्रैक हो जाता है। तो वो सारी चीजें भी आती रहती हैं, बट वही है कि बस बैठे रहना जरूरी होता है, सोचते रहना जरूरी होता है उस चीज पे। तो वैसे ही वो ब्लॉक टूटता है। मेरे को वो नहीं लगता, मेरे को नहीं ऐसा लगता है कि आप 2 महीने जैसे थोड़े टाइम के लिए कहीं और निकल जाओ। जैसे कई बार ये होता है, जैसे बहुत सारे हाँ। लोग करते हैं कि थोड़ी देर कुछ अभी समझ नहीं आता, तो थोड़ी देर के लिए 2 दिन 4 दिन के लिए निकल गए कहीं, फिर 5 दिन के लिए इधर निकल गए, गोवा घुमाए, इधर हम्म। घुमाए, घर घुमाए, तो वो मेंटल ब्लॉक टूट जाता है। मुझे लगता है मुझे, मेरा तो नहीं टूटता वैसे। मैं बैठा रहता हूँ तो कुछ ना कुछ क्रैक हो जाता है। या बट वो Yes. शायद थोड़ा ब्रेक लेने से हमें थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव दिखता है ना हमें खुद के स्क्रिप्ट में। वो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि हाँ राइटर हाँ, लोग बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग होता है। जैसे मुझे, मैं रैंडम अगर किताबें पढ़ना शुरू कर दूं, जैसे मैं राइट। अभी काम यूपीएससी पे कर रहा हूँ और फिर ऐसा कुछ नहीं क्रैक हो रहा है, तो मैं कोई उपन्यास पढ़ रहा हूँ, मान लो मैं राग दरबारी बैठ के पढ़ रहा हूँ, या मैं कोई मैं माई चाइल्डहुड पढ़ रहा हूँ मक्सिम गोर्की की। तो पढ़ रहा हूँ, उसको पढ़ते 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 थोड़ा सा अपने आप ही दिमाग जो विजन है वो मतलब वर्क करने लगते हैं, चीजें तेजी से दिमाग में चलने लगती है, क्योंकि आप वो चीज विजुलाइज करना शुरू करते हो, और उसके विजुलाइजेशन के थ्रू आपका दिमाग भी चीजें अपने काम के बारे में विजुलाइज करना शुरू कर देता है। तो या वो होता है, और जो आप कह रहे हैं वो भी बिल्कुल पॉसिबल है, तो इसमें कुछ वैसा नहीं है। राइट, तो राइट। बिल्कुल पॉसिबल, और सबके अपने तरीके होते हैं। और मुझे लगता है कि क्रैक हो जाती हैं चीजें। राइट। तो तो यस। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन तो दिस ये बात जब पहला सीजन था ये यूपीएससी के बारे में था क्योंकि हाँ आपने रीजन बताया यूपीएससी रादर देन आईआईटी और एमबीए और डिफेंस हमने इसलिए चूज किया वो मोरालिटी हमें सिखाता है लाइफ में। तो सेकेंड सीजन बिल्कुल। हो सकता है इसी में कंटिन्यू करोगे या किसी और एग्जाम के बारे में एस्पिरेशन एस्पिरेंट्स की स्टोरी होगी? वो अभी नहीं कह सकते। तो ओके। अभी देखते हैं किस तरह की कहानी क्रैक होती है, कुछ कुछ चीजें राइट, हैं दिमाग में। तो राइट। अभी तो मतलब हमको अभी फैसला लेना है उस पर। या और हालांकि बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में, तो लेट्स सी, देखते हैं। तो सरप्राइज होगा ऑडियंस के लिए, मैं अभी बताना भी नहीं चाहता क्या है। लेट इट बी सरप्राइजिंग है ना? यस यस यस। ओके, थैंक्स अ लॉट दीपेश सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू इतनी सो मच। लेट नाइट को आपने ज्वाइन किया, मैं बहुत आभारी हूँ इफ आई एम यूजिंग द करेक्ट वर्ड। ठीक हाँ हाँ, नहीं, है। करेक्ट सो करेक्ट। थैंक्स अ लॉट सर, ये सेकंड पॉडकास्ट है चैनल का। सो अरे, बहुत माय बहुत प्लेजर। खुशी हो रही है कि आपसे बात करने का मौका मिला एंड जितने भी मेरे चैनल के बारे में डाउट्स थे इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग या एज अ फैन ऑफ इट आपने क्लियर किया। तो ये बहुत बड़ा माय एस्पिरेशन है प्लेजर। मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच यार, या थैंक यू सो तो मच। थैंक्स अ लॉट सर। सो थैंक यू सो या मच। गुड नाइट एंड और मुझे भी काफी मजा आया यार, थैंक यू सो मच। सॉरी सर। और बढ़िया, अब इससे पॉडकास्ट करते हो यार, और भी अच्छे अच्छे लोग हैं उनके साथ। एंड आपकी थैंक यू आवाज थोड़ी सो कट मच। रही है। मैं कह रहा हूँ मतलब बहुत अच्छा है यार, मतलब ये आपका बहुत मजा आया मेरे को, और आप करते रहिए, और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग है, कूल। लगे थैंक्स अ रहो भाई। लॉट। थैंक्स थैंक अ यू सो लॉट। मच।